ब्रेक के बाद आगाज में गैस बहरान पर बात करेंगे और आपको बताएंगे तब्दीली भी पड़ गई बहुत भारी। नए पाकिस्तान में बहुत पुराने पाकिस्तान के ट्रेलर चलने लगे। कराची, पेशावर, क्वेटा, लाहौर, रावलपिंडी और वफाकी दारुल हुकूमत में गैस नायाब हो गई। गैस के चूल्हे ठंडे पड़ने पर लकड़ियां जलने लगी। एक के बाद एक बहरान। बिजली, पेट्रोल, एलपीजी और एलएनजी के बाद आ गया है मुल्क में गैस बहरान। कराची से खैबर, कोयटा से हाफिजाबाद तक गैस नायाब। शहरी हो गए देहात जैसी जिंदगी गुजारने पर मजबूर। खवातीन बच्चों को नाश्ता और 2 वक्त का खाना देने के लिए लकड़ियों पर खाना पकाने लगी। हुकूमत की जानिब से यही कहा गया था कि सुबह और दोपहर के औकात में गैस दी जाएगी, लेकिन उस वक्त में भी जो है वो गैस नहीं होती। कहाँ जाएं, किसको फरियाद सुनाएं? पूरे मुल्क में बस एक ही दुहाई, गैस के महदूद ज़खायर, मंसूबाबंदी का फुकदान, बेदरीग इस्तेमाल। हर साल की तरह रवां साल भी सर्दी में इजाफे के साथ ही गैस बहरान शहरियों को खून के आंसू रुलाने लगा। सुबह नाश्ते ऐसे ही चले जाते हैं, सुबह 7 बजे है, 7 बजे भी गैस नहीं है। बिल उससे डबल हम दे रहे हैं, ट्रिपल दे रहे हैं। गैस बिल्कुल भी नहीं आती, ना सुबह के टाइम ना शाम के टाइम, किसी टाइम भी नहीं। बड़ी परेशानी है। सूबा पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में गैस लोड शेडिंग और प्रेशर कमी से शहरी शदीद अजियत का शिकार हैं। महंगाई के हाथों सताए बेबस अवाम अब गैस न होने या तो सिलेंडर या फिर लकड़ियों को इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। सूबा बलूचिस्तान में सारिफीन तो दोहरी अजियत का शिकार हैं। एक तरफ खून जमाती सर्दी तो दूसरी तरफ एलपीजी माफिया की मनमानियों ने जीना दोभर कर दिया है। कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ सनती इलाकों में भी गैस की किल्लत से पैदावार मुतासिर हो रही है। सनतों को गैस नहीं मिलेगी और अगर महंगे दामों मिलेगी तो फिर बरामदात कैसे बढ़ेंगी? ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का सवाल। कहते हैं हुकूमत को दरामदात में कमी करना होगी, हुकूमती खर्चे कम करना होंगे। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ कहते हैं रुपए की कदर को बेहतर करने के लिए शरह सूद बढ़ाना नहीं बल्कि बरामदात में इजाफा है। हुकूमत को रुपए की कदर, गिरती हुई कदर को रोकना चाहिए। शरह सूद बढ़ाकर निजी सनत पर एक और हमला किया गया। गैस तारीख की महंगी तरीन होने के बावजूद भी आवाम को फराहम नहीं हो रही। आवाम के किचन का बजट दुगना से ज्यादा हो गया है। पाकिस्तान पर सालाना मजीद 400 अरब सूद की इजाफी अदायगी लाद दी गई है। शरह सूद में मजीद इजाफा हुकूमत का एक और अंधाधुंध तबाहकुन इक़दाम है। दूसरी जानिब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने मुल्क में गैस की किल्लत पर इज़हार तशवीश करते हुए कहा कि पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे को आज मुकम्मल कर लिया जाता तो मुल्क को तवानाई के बहरान का सामना न होता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि गैस बहरान की वजह से अवाम के घरों के चूल्हे ठंडे हो गए। गैस बहरान समेत दीगर अवामी मसाइल से निजात का वाहिद हल पीटीआई हुकूमत का खात्मा है। इमरान खान मुसलसल बहरानों को जन्म देकर अवाम के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। इमरान खान गैस बहरान की वजह से एक वक्त के खाने के लिए दरबदर शहरियों से माफी मांगे। वफाकी वज़रा गैस बहरान के हल के बजाय मनासरों के चैलेंज में मसरूफ हैं। अगर हुकूमत बर वक्त एलएनजी मंगवा लेती तो आज यूं मुल्क में गैस की किल्लत ना होती। बिलावल भुट्टो का मजीद कहना था कि एक जानिब इमरान खान ने गैस की कीमतों में सैकड़ों फीसद इजाफा किया तो दूसरी जानिब महंगी गैस भी आवाम की पहुंच से दूर करती है। मुआवन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान पर रद्द अमल देते हुए कहा कि आपको तकलीफ अवामी मसाइल से नहीं अपनी करप्शन बंद होने पर है। वज़ीर आज़म की ज़ात से यही तकलीफ हर करप्ट और चोर सियासतदान को है। मुल्क की बका तरक्की के लिए करप्ट और चोरों के खिलाफ लड़ते रहेंगे। वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख कहते हैं अवाम के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं। तब्दीली सरकार जब से आई है मुल्क मुसलसल तवानाई बहरान का शिकार है। सिंध के वज़ीर तवानाई का गैस बहरान पर रद्द-ए-अमल सामने आया। ताखीर के बाद तारीख के महंगे तरीन एलएनजी सौदे किए गए। एलएनजी की खरीदारी $30 MMCFT पर की गई है। और मुल्क में एक और पेट्रोल बहरान का खदशा। ऑयल डीलर्स एसोसिएशन ने मुल्क भर में 25 नवंबर को हड़ताल का ऐलान कर दिया। एसोसिएशन के मुताबिक हुकूमती यकीन दहानियों पर पहले हड़ताल मौखर की अमल दरामद ना हो सका। मुतालबात की अदम मंजूरी पर पेट्रोल पंप्स बंद करने का फैसला किया है। 5 नवंबर को दी गई एसोसिएशन की हड़ताल की कॉल 3 नवंबर को पेट्रोलियम डिवीजन से मुज़ाकरात के बाद मौखर कर दी गई थी और अब एक मरतबा फिर ऑयल डीलर्स एसोसिएशन ने मुल्क भर में 25 नवंबर को तमाम पेट्रोल पंप बंद
کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ڈیلرز ایسوسی ایشن کے مرکزی سیکریٹری اطلاعات نعمان علی بٹ کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ حکومت 6% مارجن پر جھوٹی تسلیاں دے رہی ہے، مطالبات منظور نہ ہونے پر ہڑتال کا اعلان کر رہے ہیں۔ کشمیر، گلگت بلتستان سمیت ملک بھر میں پیٹرول پمپس بھی بند رہیں گے اور ایسوسی ایشن کے مطابق حکومت کی جانب سے تشکیل شدہ کمیٹی نے کوئی پیش رفت نہ کی، جس کے باعث مجبوراً ہڑتال پر جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ فیصل آباد کی ٹیکسٹائل فیکٹری میں لگی آگ پر 8 گھنٹے بعد قابو پا لیا گیا۔ کروڑوں روپے مالیت کا کپڑا جل کر خاکستر ہو گیا، 36 زمین بوس ہو گئی ہیں، 2 مزدور بھی بری طرح جھلس گئے۔ ادھر وزیر اعلیٰ نے تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ شہر بھر کی فائر بریگیڈ گاڑیوں نے آگ بجھانے میں حصہ لیا۔ 2 مزدوروں کے علاوہ فیکٹری میں کام کرنے والی باقی تمام مزدوروں کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ ریسکیو ٹیموں کو گلیاں تنگ ہونے کے باعث امدادی کارروائیوں میں مشکلات کا سامنا رہا، جبکہ ابتدائی اطلاعات کے مطابق آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی۔ ادھر وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے رپورٹ طلب کرتے ہوئے تحقیقات کا حکم دے دیا۔ سیاسی خبروں میں آپ کو بتائیں گے، پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی نے نیب کو کرپٹ ترین ادارہ قرار دے دیا۔ قانون کے غلط استعمال سے معاشرہ تباہی کی طرف جاتا ہے۔ نیب کا استعمال صرف سیاسی لوگوں پر ہوا۔ کیا اس احتساب نے ملک کو کچھ دیا ہے؟ احتساب میں بے گناہی ملزم کو ثابت کرنی پڑتی ہے۔ نیب برسر اقتدار لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتا۔ نواز شریف کو جس کیس میں سزا ملی، کیا اس کی مثال دنیا میں کہیں ملتی ہے؟ NAB is about victimization. It's not about victimization of an individual anymore. Is this accountability that we have? This is happening in Pakistan today. You will never see NAB move against a person in power at that time. 80% plus of politicians never handle public money. NAB can only be amended by consensus. There are many laws, including electoral laws, that should only be amended by consensus. We don't seem to learn that and we suffer. NAB is one of them. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں اقتدار سے باہر بیٹھے ہوئے مایوس سیاستدانوں کو انتظار کرنا ہوگا۔ حکومت ختم ہونے کی خواہش صرف خواہش ہی رہے گی۔ وزیر اعظم عمران خان کی پالیسیوں کو اندرون و بیرون ملک پذیرائی مل رہی ہے۔ ملتان میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کرپشن کے خلاف جہاد کر رہے ہیں۔ ملکی بقا اور ترقی کے لیے لٹیروں سے جنگ جاری رہے گی۔ سابق ادوار میں عوام کو دی گئی محرومیوں کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں۔ قوم کو اچھے مستقبل کے لیے ہمارا ساتھ دینا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اقتدار سے باہر بیٹھے کچھ سیاستدانوں سے ملکی ترقی ہضم نہیں ہو رہی۔ حکومت نہ صرف اپنی آئینی مدت پوری کرے گی بلکہ 2023 کے انتخابات میں ایک بار پھر عوام تحریک انصاف کو مینڈیٹ دیں گے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان کائرہ نے کہا کہ جمہوریت کے ساتھ چلنے کے لیے رویہ بھی جمہوری ہونا چاہیے۔ ہمیں آئین پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ادارے کام نہیں کر رہے۔ ہم کس سے مطالبہ کریں کہ قانون پر عمل ہو، احتساب ہو، انصاف ہو؟ کیا یہ سول سوسائٹی سے مطالبے کیے جا رہے ہیں؟ آپ سماج کے اندر جن لوگوں کو اپنی ڈیوٹیز اسائن کی ہوئی ہیں، آپ ان کے اوپر چیک نہیں رکھتے، اور وہ چیک خالی زبانی نہیں ہے، وہ چیک خالی عدالتی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے بہت اچھے قانون بنا لیا، آپ نے مجھے پکڑ لیا، میں جائز مجرم ہوں، پکڑا گیا۔ میرا انویسٹیگیشن کرنے والا اور میرا انصاف کرنے والا کون؟ ہمارا خواب ہے لبرل ڈیموکریسی کا، وہاں تک پہنچنے کے لیے جو سفر ہونا ہے وہ تو ہم کر رہے ہیں، لیکن بعض اوقات وہ سفر معکوس رنگ میں ہوتا ہے۔ ہم ایک قدم آگے 2 قدم پیچھے چلتے چلتے میری دانش میں میٹیریلی گرو کر کے مارلی گری ہوئی سوسائٹی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں سپریم کورٹ بار غیر جانبدار رہے۔ چیف جسٹس اور سینئر ججز کے بعد کانفرنس کا اختتام مفرور شخص کی تقریر سے ہوا۔ یہ ججز اور عدلیہ کی توہین کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اپنے ٹویٹر بیان میں وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ آسما جہانگیر کانفرنس میں مجھے مدعو کیا گیا تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ کانفرنس کا اختتام ایک مفرور ملزم کی تقریر سے ہوگا۔ ظاہر ہے یہ ملک اور آئین کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے، اس لیے میں نے کانفرنس میں شرکت سے معذرت کر لی ہے۔ لاہور میں جاری 2 روزہ آسما جہانگیر کانفرنس کے دوسرے روز بھی تقاریر کا سلسلہ جاری رہا اور کانفرنس سے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان کائرہ سمیت دیگر نے خطاب کیا۔ تحریک انصاف کے سینیٹر علی ظفر نے کہا کہ احتساب انتقام نہیں، یہ محض تاثر ہے۔ نواز شریف نے مخالفین کو کچلنے کے لیے احتساب کا آغاز کیا۔ نون لیگ نے کہا نیب قوانین ٹھیک ہیں، تبدیلی کی ضرورت نہیں۔ Sure that whether this is a reality
Are we people actually being victimized? Or is the process of accountability real and genuine? In order to clear that, I will need to just take you back in time in the history of our politics and the history of NAB. सबको पता है नवाज शरीफ हमेशा धांधली से इक़्तिदार में आते रहे। सिंध में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शक्ल में ठप्पा माफिया मौजूद है, जाली वोट डाले जाते रहे। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब कहते हैं 2018 के आम इंतखाबात में 15 लाख वोट मुस्तरद हुए। ईवीएम मशीन से वोट ज़ाया होने और इंतखाबी धांधली के तमाम रास्ते बंद हो जाएंगे। सारी दुनिया को पता है कि नवाज शरीफ हमेशा इक़्तिदार में धांधली के ज़रिए आते रहे हैं, और आप लोगों को पता है कि आप लोगों का वोट जो है वो चोरी होता रहा है। उस वोट को जो है वो ठप्पा माफिया बैलेट पेपरों के ऊपर ठप्पे लगा के चोरी करता रहा है। 2018 के इलेक्शन में 15 लाख वोट जो है वो मुस्तरद हो गए, रिजेक्ट हो गए। सिंध के अंदर बैठा ठप्पा माफिया पीपल्स पार्टी की शक्ल में शरीफ ख़ानदान को अवाम ने 2018 के अंदर रिजेक्ट किया। वो उसी ठप्पा सिस्टम की हमायत करना चाहते हैं जिस ठप्पा सिस्टम के अंदर जाली वोट डाले जाते हैं डब्बों के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के जरिए किसी का वोट जो है वो ज़ाया नहीं होगा। हुकूमत के झूठ के तामीर करदा मीनार पाश पाश होने वाले हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की पेशगोई, कहते हैं अवाम पीटीआई को इनकलाबी समझ रहे थे, वो मुकम्मल खराबी निकली। अपने बयान में अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि हुकूमत की नाअहली अवाम के लिए कोरोना डेंगू से 100 गुना ज्यादा खतरनाक है। 17 नवंबर मुल्क की तारीख का सयाह दिन था। वज़ीर आज़म खिलाड़ी रहे हैं मगर वो मुखालिफ टीम से कवायद व ज़वाबित तय किए बगैर यकतरफा खेल खेलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कौम ने हुकूमती हथकंडों को मुस्तरद कर दिया। मुल्क की 22 करोड़ अवाम के लिए जिंदगी गुजारना मुश्किल बना दिया गया है। पीटीआई हुकूमत के पास न विजन है न सलाहियत। साबका हुकूमतें भी मुल्क की मईशियत और इदारों की तबाही की बराबर जिम्मेदार हैं। पीटीआई ने शिकस्त के खौफ से आइंदा इलेक्शन में धांधली का मंसूबा बना लिया। महकमा दाखिला बलूचिस्तान ने पीटीएम की क़यादत और मोहसिन दावर के बलूचिस्तान दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। क्वेटा से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के मंजूर पश्तीन अली वज़ीर और सीनियर मोहसिन दावर बलूचिस्तान नहीं आ सकते। पीटीएम के सैयद आलम अब्दुल्ला नग्याल और सना एजाज के दाखिले पर भी पाबंदी आयद होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक पाबंदी का इतलाक 11 नवंबर 2021 से 8 अगस्त 2022 तक होगा। 90 रोज़ दाखिले पर पाबंदी का इतलाक अवामी मफाद और अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर रखने के लिए किया गया है। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। आप रहिए सच न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन का मामला। वज़ीर आज़म इमरान खान ने उम्मीदवारों की तलाश के लिए आला सतह कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्टी क़यादत को भरपूर तैयारी के साथ मैदान में उतरने की हिदायत कर दी। कमेटी पंजाब में आइंदा बल्दियाती इंतखाबात के लिए मेयर्स और ज़िला कौंसिल के चेयरमैन के लिए उम्मीदवार तलाश करेगी। कमेटी में चीफ ऑर्गेनाइजर पीटीआई सैफुल्ला खान न्याजी, आमिर क़यानी और पंजाब के वज़ीर बल्दियात मियां महमूद रशीद शामिल हैं। तमाम रीजन के सदूर भी कमेटी बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से मशावरत कर सकेंगे। कमेटी बल्दियाती इंतखाबात के लिए मजबूत पार्टी उम्मीदवारों के हवाले से काम करेगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि अवाम जानते हैं इलेक्शन में शफाफियत से खौफजदा लोग कौन हैं। अपोजिशन पाकिस्तान को पीछे ले जाना चाहती है जबकि पीटीआई हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने अपने एक बयान में कहा कि दुनिया डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रही है। अपोजिशन को अगले 5 साल भी इसी तनख्वाह पर काम करना पड़ेगा। अपोजिशन 3 साल से रो रही है और आइंदा भी रोती रहेगी। ईवीएम से अपोजिशन को अपना सियासी मुस्तकबिल तारीक नजर आ रहा है। ऑपोजिशन ईवीएम से क्यों भाग रही है? तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर का सवाल। बोले, ईवीएम के हवाले से मनगढ़ंत किस्से फैलाए गए, तासुर देने की कोशिश की गई कि दुनिया में कहीं ईवीएम इस्तेमाल नहीं होती। ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी से निज़ाम में शफाफियत आएगी। ऑपोजिशन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से क्यों भाग रही है? क्यों इनको इन मशीनों से हाथ लगाते हुए करंट लगता है? झूठ फैलाए गए, मनगढ़ंत किस्से फैलाए गए ताकि अवाम को गुमराह किया जा सके। और हर सोचने वाले शख्स के जहन में ये सवाल उठे, सरकारी निज़ाम के हर पहलू में हम आज तक ये कहते आए कि जब आप ऑटोमेशन लेके आएंगे तो काम शफाफ होगा। तो ये क्या वजह है कि वोटिंग के अंदर जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की और टेक्नोलॉजी की
तो यहाँ पर हमारा आर्गूमेंट यकायक बदल जाता है। तर्जुमान पीडीएम हाफिज हमदुल्ला कहते हैं इमरान खान को उनकी पुरानी बातें याद कराना चाहता हूं। कहते थे जब तेल और डॉलर महंगा हो तो समझो कि वज़ीर आज़म चोर है। इमरान खान ने कहा था टैक्सेस में इजाफा, बिजली महंगी हो तो समझो कि वज़ीर आज़म चोर है। आपको याद होगा जब वो 126 दिन के धरने में कंटेनर पे खड़े थे, वो क्या कहा करते थे, जब रुपए की कीमत गिर जाएगी और डॉलर की कीमत बढ़ जाती है तो आप समझो कि वज़ीर आज़म चोर है। जब बिजली और गैस की कीमत बढ़ेगी तो समझो कि वज़ीर आज़म चोर है। टैक्सेस में इजाफा होता है तो समझो कि वज़ीर आज़म चोर है। अब मैं इमरान खान से पूछता हूँ, आपके बारे में आपके उसूल के मुताबिक आप अपने आप को चोर समझते हो या नहीं? दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जुमान उज़्मा बुखारी का कहना है कि पर्ची तर्जुमान साहब अपोजिशन को मशीनों से नहीं आपकी नीयत से डर लगता है। आरटीएस से फैज़याब होने वाले शफाफियत का दर्स दे रखे हैं। अपने बयान में उज़्मा बुखारी का कहना था कि बनीगाला लूटमार एसोसिएशन ने ईवीएम को दोबारा इख्तदार में आने की कुंजी समझ लिया है। पर्ची तर्जुमान साहब पूरी दुनिया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को मुस्तरद कर चुकी, लोग कोरोना, डेंगू और स्मोक से मर रहे हैं। तर्जुमानों को ईवीएम मशीनों की फिक्र पड़ी है। $1 अरब के लिए इमरान खान IMF के सामने सरेंडर कर रहे हैं। ईवीएम मशीनों के लिए 150 अरब कहां से लाएंगे? मशीनों के जरिए डॉलर छापने का तजुर्बा अलीमा बाजी का है। वज़ीर आला सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ग्रेड पीस के अफसरान की रोटेशन पॉलिसी तबादलों पर एतराज के बाद वफाकी हुकूमत ने सिंध हुकूमत को तहरीरी जवाब भेज दिया। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और पुलिस सर्विस पाकिस्तान के ग्रेड 20 के अफसरान की रोटेशन पॉलिसी के तहत तबादले पर वफाक और सिंध के दरमियान तनाज़ा बन गया। हुकूमत सिंध को लिखे गए खत में कहा गया कि 20 साल से तैनात अफसरान को मरहलावार तबादले पर चीफ सेक्रेटरी सिंध से 3 मरतबा मशावरत की गई। तमाम सूबों ने इस पर अमल किया, लेकिन सिंध हुकूमत ने माजी की तरह न जवाब दिया और न ही अमल किया। किसी हुकूमत ने PSP और PAS ग्रेड 20 के अफसरान के तबादलों पर एतराज नहीं उठाया। वफाकी हुकूमत ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को खत लिखकर बताया कि एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन का रोटेशन पॉलिसी के तहत अफसरान के तबादलों पर चीफ सेक्रेटरी सिंध और महकमा SNGAD से 3 बार मशावरत हो चुकी है। दूसरे और तीसरे मरहले में अफसरान की फहरिस्त सिंध हुकूमत से शेयर की गई और शफाफियत के पेश नजर अफसरान की फहरिस्त वेबसाइट पर भी जारी की गई। सिंध हुकूमत का एतराज और अमल न करना सिविल सर्विस रूल्स 1954 के मुताबिक देखी है। जंगलात की जमीनों पर लैंड माफिया का कब्जा है। पाकिस्तान में जंगलात के रकबे में मजीद कमी हुई है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं मजीद होशरुबा हक़ाइक़ हुकूमत के इल्म में आए हैं। अपने ट्विटर बयान में वज़ीर आज़म का कहना था कि सरकारी अराजी की इब्तदाई सर्वे में मज़ाहमत की वजूहात सामने आ गई। EVM पर एहतजाज की तरह कैडिस्ट्रल मैपिंग में भी मज़ाहमत की गई। लैंड माफिया के कब्जे में तकरीबन 5,595 अरब रुपए की सरकारी अराजी है। लैंड माफिया के ज़ेर कब्जा सरकारी अराजी में 3 बड़े शहरों का रिकॉर्ड शामिल है। जंगलात के ज़ेर कब्जा रकबे की कीमत तकरीबन 1,869 अरब रुपए है। उनका कहना था कि डिजिटल लैंड रिकॉर्डिंग शुरू की तो हमें शदीद मज़ाहमत का सामना हुआ। वफाकी हुकूमत ने मुल्क भर में सरकारी ज़मीनों की मैपिंग मुकम्मल कर ली। कब्जा ग्रुप से सरकारी ज़मीनें वागुजार करवाने का दावा। वज़ीर आज़म के मावन बराए माहौलियात मलिक अमीन असलम कहते हैं कब्जा ग्रुप जितने मर्जी बासर हों, सरकारी ज़मीन हर सूरत वागुजार करवाई जाएगी। इस्लामाबाद से सजाद काज़मी रिपोर्ट करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के मावन बराए माहौलियात मलिक अमीन असलम ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुल्क भर में सरकारी जमीनों पर कब्जों की तफसीलात बयान की। उनका कहना था कि मुल्क भर के जंगलात के डिजिटल नक्शे बना लिए गए हैं। पाकिस्तान में लैंड माफिया के लिए ये रेड वार्निंग है। इन नक्शों की बुनियाद पर कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन होगा। KP गवर्नमेंट को देना है, सिंध गवर्नमेंट को देना है और उसके बाद हमने उसको मॉनिटर करना है कि ये आपके पास डेटा अब आ गया है, जमीन ये सरकारी है, सर्वे ऑफ पाकिस्तान की तस्दीक शुदा, स्टैम्प शुदा आपके पास डिजिटाइज्ड मैप आ गए हैं। इसको खाली कराना है, इसको इन्फोर्स करना आपका काम है। मलिक अमीन असलम का कहना था फॉरेस्ट की 30,000 मुरबा किलोमीटर की मैपिंग की गई है। जंगलात के 7 लाख एकड़ पर कब्जा है। बेनजीराबाद में फॉरेस्ट की 15,000 एकड़ में से 10,000 एकड़, लोई बेर पार की 629 एकड़, तख्त पड़ी जंगलात की 700 एकड़, पंजाब और KP में 1,60,000 एकड़ सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया है। तौसा के अंदर हजारों एकड़ जमीन थी, उसको भी खाली कराया गया, अभी रिसेंटली खाली कराया है। बल्लोकी के अंदर 2500 एकड़ जमीन पे कब्जा हुआ था, उसको खाली करा के वहाँ पे फॉरेस्ट लग गया। वो तकरीबन छांगा मांगा
के बराबर का फॉरेस्ट बन चुका है वहाँ। पंजाब में स्मोक से मुतल्लिक मलिक अमीन असलम ने बताया कि नासा की रिपोर्ट है कि 90% आलूदगी का मसला भारतीय पंजाब से है। पाकिस्तान ने भारत पर जोर दिया है कि फिजाई आलूदगी के लिए काम करे। कैमरामैन बिलावल खुर्शीद के साथ सजाद काज़मी, सच न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने भारतीय वजीर दिफा के गैर जिम्मेदाराना बयान को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय वजीर दिफा का धमकी आमेज बयान इश्ताल अंगेज गैर जिम्मेदाराना है। दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय वजीर दिफा का बयान फरेब अंगेज है। बयान से भारत की हमसायों से दुश्मनी की फितरत की अक्कासी होती है। भारत की पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो चुकी। भारतीय मुहिम को बैनुल अक़वामी बरादरी में पज़ीराई हासिल नहीं हुई। मारूफ राइटर मौलाना अब्दुल खालिक हसनात ने साबिक मेंबर इस्लामी नजरियाती कौंसिल अल्लामा सैयद इफ्तिकार हुसैन नकवी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपनी किताब की अहमियत के हवाले से आगाह किया। मेरी कुछ नई किताबें भी मंजर आम पर आ चुकी हैं, जिनमें अफकार हसानातिया और तहकीकात हसानात जो कि इस वक्त मेरे हाथ में मौजूद है, ये भी शामिल है। मेरी किताबों का इंतसाब राकिब दोश मुस्तफ़ा, शाहज़ादा गुलगुं कबा, नवासा रसूल, जिगर गोश बतूल, दिलबंद अलीउल मुर्तज़ा, बरादर हासन मुजतबा, इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो के नाम है, जिन्होंने हक़ का आलम उठाकर यजीद से टक्कर ली और क़यामत तक के लिए यजीदियत के ताबूत में ऐसा कील ठोंका कि हर दौर की यजीदियत नाम हुसैन सुनकर कांपती रहेगी। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। आप रहिए सच न्यूज़ के साथ। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे बलूचिस्तान के जिला मस्तूंग में नामालूम अफराद की फायरिंग से एक कबायली रहनुमा समेत 4 अफराद जबाहक हुए, जिनकी लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक मस्तूंग के नवाही इलाके वली खान बाईपास पर मुसल्लह अफराद ने फायरिंग की, जिससे कबायली शख्सियत मीर मोहम्मद खान अपने 3 दीगर साथियों समेत मौके पर जबाहक हो गए। फायरिंग की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। मस्तूंग पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कदूस बसंजू ने वाक़े का नोटिस लेते हुए हमले में मुलविस मुल्जिमान के खिलाफ फौरी कार्रवाई की हिदायत की है। इस्लामाबाद में खातून सेनेटर नुज़रत सादिक के घर डकैती का मामला, थाना शालीमार पुलिस ने डकैती का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा सेनेटर नुज़रत सादिक की मुद्दत में दर्ज किया गया। मतन के मुताबिक दिन 1:30 बजे के करीब 3 मुसल्लह अफराद घर में दाखिल हुए और घर में मौजूद मुलाजिमीन और खावंद को रस्सियों से बांधकर यरगमाल बनाया गया। पाक भारत रिवायती हरीफों में सख्त मुकाबला। दुनिया के आलूदा तरीन बड़े शहरों की फहरिस्त में लाहौर और दिल्ली बदस्तूर सबसे आगे, कराची 10वें नंबर पर है। नाक, गले और आंखों की बीमारियां बढ़ गई, इंतजामिया की जानिब से कार्रवाई बराए। पंजाब में कातिल डेंगू फिर आउट ऑफ कंट्रोल, एक दिन में मजीद 6 जाने ले गया। मरने वालों में से 5 का ताल्लुक लाहौर, 1 का शेखुपुरा से है। वफाकी दारुल हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा में अमवात तो थम गई, मगर नए केसेस आने का सिलसिला जारी है। खेल के हवाले से खबर शामिल करें और आपको बताएं, पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट टीम में शामिल खिलाड़ी बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए ढाका पहुंच गए। कौमी टेस्ट स्क्वाड के अराकीन ढाका में 1 रोज आइसोलेशन में रहने के बाद स्क्वाड के दीगर अराकीन को ज्वाइन करेंगे। इससे कबल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ट्विटर अकाउंट पर टेस्ट सीरीज के स्क्वाड के अराकीन की तस्वीर शेयर की गई थी, जिसमें ओपनिंग बैट्समैन इमामुल हक, बैट्समैन अजहर अली और ऑलराउंडर फहीम अशरफ को देखा जा सकता है।